हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी का रेडियो एक्टिविटी चैप्टर। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ए आई सी लाइव ई 2 बार आ रहा है भैया, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो दबा के। आपका पूरा कोर्स हम करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आज रेडियो एक्टिविटी का ऑलमोस्ट वन शॉट टाइप वीडियो होने वाला है। अच्छा, ऑलमोस्ट क्यों बोला? क्योंकि वन शॉट टाइप बनाने का एजेंडा अभी नहीं है मेरा, लेकिन अगर पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बनते बनते अगर ये कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर का एजेंडा है, प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे 1 घंटे में। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स ओनली क्यों करेंगे? देखो भैया, ऐसा है कि 30 मिनट की लेक्चर सीरीज बना करके, हाँ, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स दोनों 30 मिनट में एक चैप्टर का करा के ओवर कर देने से ऐसा लगता है कि 30 मिनट में रिवीजन हो गया, पर वाकई काम का नहीं है। आप कहीं से भी देख लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, और अगर ऐसा कुछ तमाशा आप कर रहे हैं तो रिवीजन के नाम पर धोखे से बड़ा कुछ नहीं है। कंप्लीट काम जब तक नहीं होगा तब तक मान लीजिए कि आपने धोखा ही दिया है, अपने काम को धोखा ही दिया है खुद को। इसलिए जब तक कंप्लीट ना करें तब तक बात ना माने। एजेंडा ऑफ द लेक्चर क्या है? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। फिर न्यूक्लियस के बारे में जानते ही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिविटी यानी कि डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस कैसे टूट जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर का फ्लो रहेगा, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। एजेंडा है आज का रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा एटम कैसा होता है। एटम में सबसे पहले तो एक छोटा सा जोन होता है जिसमें बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और इनको हम अलग अलग कलर से बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। और इसके चारों तरफ ऐसे कुछ सर्कल्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से, है ना। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कुछ संख्या सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ ठीक है, जो है सब सही है। ये जो अंदर का जोन है, ये छोटा वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम। और ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसकी शेल्स हैं। शेल्स में कौन रहता है बेटा? शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सबसे अंदर वाली शेल, पहली शेल का नाम के, एल, एम, और इसी प्रकार से आगे वाली एन, पी, क्यू, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। एक बात और ध्यान दें, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो ठीक है, लेकिन हमें चर्चा न्यूक्लियस से करनी है। ठीक है, अच्छी बात है। एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है? ओवरऑल न्यूट्रल। अगर ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो अच्छा लगा देख करके। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब यह है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, हम लोग अगर एटम की रेडियस को जानना चाहें तो रेडियस सारे एटम्स की अलग अलग है, लेकिन सबकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का होने का मतलब इसके आसपास की है। आसपास का मतलब एंगस्ट्रॉम ना, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास की। ठीक, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 10 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से। अब चर्चा करते हैं बेटा किसकी? न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें कौन कौन रहते हैं? इसके अंदर दो लोग रहते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक, अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में आपको जानना चाहिए। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम्स। ठीक,
इसे हम लोग प्लस ई भी कहते हैं। प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके पास होता है। ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव होता है, इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रॉन का मास देखें, तो न्यूट्रॉन का जब आप मास देखेंगे इसकी वैल्यू आती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। प्रोटॉन्स का मास अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन्स का मास आता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। प्रोटॉन्स का मुझे देर तक याद है, मतलब ये एक्यूरेट लिखा हुआ है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब ओवरऑल अगर तुम न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस के पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, क्या परेशानी है इसमें? ये बहुत बढ़िया बात है, आपको रहनी चाहिए दिमाग में। ठीक, अच्छा, जैसे आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे आईआईटियंस होते हैं, ठीक, आईआईटी में पढ़ने वाले आईआईटियंस कहलाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। यानी कि इन न्यूक्लियॉन्स में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूक्लियॉन्स नाम देंगे। बढ़िया बात। अच्छा, तुरंत एक सवाल आया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरर। तो डिस्कवरर में नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। अच्छा, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट में बताया था कि न्यूक्लियस होता है? तो आप लोगों को याद है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सबने सुना था। इसी को आप लोग गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट भी जानते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इस नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें, जो आप नहीं जानते वो आपको बताता हूं। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था। ये एक्सपेरिमेंट मार्सडन एंड गाइगर, ये दो लोगों ने किया था। और जहां तक मुझे याद है ये दोनों स्टूडेंट रहे हैं रदरफोर्ड साहब के। ठीक, मार्सडन गाइगर। ठीक है, इससे रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस होता है वो ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो भी ठीक है। अब आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, यानी न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है? तो न्यूक्लियस जो है वो रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और ये 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग फेम्टोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई ये कहने लग जाए कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू बताने की इच्छा नहीं है, इसका जो ऑर्डर है न्यूक्लियस की डेंसिटी का, वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ये, लेकिन फिर भी जान लो, ये बहुत बड़ा नंबर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेंसिटीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेंसिटीज। डिबेट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्यादा है या ब्लैक होल की ज्यादा, एक्सेट्रा। लेकिन मानकर चलो कि इससे ज्यादा डेंसिटीज आपको किसी मटेरियल में नहीं मिलेंगी, ये मजाक की बात नहीं है। अच्छी बात, न्यूक्लियस पता चल गया। न्यूक्लाइड सिंबल एक होता है, न्यूक्लाइड सिंबल क्या है वो जानो। न्यूक्लाइड सिंबल का मतलब किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना। आप उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा बताया जा रहा है कि एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, नीचे लिख दीजिए जेड, ऊपर लिख दीजिए ए। अब ये एक्स क्या है उसे समझो। एक्स का मतलब है यूनिक सिंबल फॉर एलिमेंट। यूनिक सिंबल फॉर एलिमेंट, जैसे जैसे आयरन की बात करो तो आयरन के लिए यूनिक सिंबल Fe है। जैसे कॉपर की बात करो तो कॉपर के लिए Cu है।
जैसे गोल्ड की बात करो तो AU है, जैसे सिल्वर की बात करो तो AG है ना। जैसे सोडियम की बात करो तो सोडियम के लिए राजकुमार सोडियम। जैसे QT कार्बन की बात करो, कार्बन की बात करोगे C मिलेगा। कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम के लिए Ca मिलेगा, एक्सेट्रा, है ना। अब लिखते थोड़ी जाएंगे सारा, तो ये समझो कि X जो है हमारा यूनिक सिंबल है। अच्छा, X यूनिक सिंबल है तो Z क्या है? Z को हम लोग नाम देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नाम देते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है साहब, प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज। और ए का नंबर क्या है? इसे नाम देते हैं मास नंबर। क्या नाम देते हैं? मास नंबर। और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के संख्या का योग कहलाता है मास नंबर। यानी कि ध्यान से देखो, प्रोटॉन्स Z हैं और टोटल न्यूक्लियॉन्स A हैं। यानी अगर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढना चाहोगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स में दो ही लोग हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो वो A माइनस जेड मिलेगा। तो तुम ये भी पूछ सकते हो कि A माइनस जेड कैसे मिला? अबे A टोटल है और Z प्रोटॉन्स है, तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन से तो बचेंगे। हाँ सर, ये बात भी सही है आपकी, बढ़िया बात। अब आपको पहचानना है, ध्यान सुनिएगा, कि एलिमेंट की पहचान कैसे करते हैं। एलिमेंट की पहचान किससे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट की पहचान प्रोटॉन्स की संख्या से है, न्यूट्रॉन्स का कोई लेन देन नहीं है। एलिमेंट्स की पहचान Z, Z यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनसे है। ठीक बात। यानी प्रोटॉन्स की संख्या अगर सेम निकले तो मानना है कि एलिमेंट सेम है। अच्छा, न्यूक्लियस की पहचान किससे करें? न्यूक्लियस की पहचान सेपरेटली न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों से करें। टोटल सम से नहीं कह रहा हूं, सम से नहीं कह रहा हूं। न्यूट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए और प्रोटॉन्स भी सेम होने चाहिए, तब न्यूक्लियस सेम है। यानी या तो प्रोटॉन्स बदल जाएं या तो न्यूट्रॉन्स बदल जाएं, मतलब या तो प्रोटॉन्स बदले या तो न्यूट्रॉन्स बदले, तो न्यूक्लियस बदल जाएगा। दोनों के दोनों जब तक आइडेंटिकल नहीं मिलते तब तक न्यूक्लियस सेम नहीं होगा। जबकि एलिमेंट की पहचान Z से है, Z बदला तो एलिमेंट बदला, न्यूट्रॉन बदले पर Z ना बदले तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यहीं से कुछ नामों की बौछार होती है कॉन्सेप्ट में। जैसे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है आइसोटोप्स, एक लोग आते हैं जिनका नाम होता है आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की चर्चा करते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। बढ़िया बात। एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर डिफरेंट, ये बात बोलते ही आपकी खोपड़ी चमकेगी और कहेगी कि सर एटॉमिक नंबर सेम यानी Z को कर दिया दो न्यूक्लियस में सेम, और Z के सेम होते ही आप तुरंत ये बात कमेंट करेंगे कि सर जो एलिमेंट था इज सेम। ठीक, ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। बहुत बढ़िया बात। जैसे राजकुमार सोडियम 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 इसका मास नंबर होता है। एक राजकुमार सोडियम ऐसा भी मिलता है जिसका 24 मास होता है। जैसे कि अपनी क्यूटी है कार्बन 611, जैसे क्यूटी कार्बन 612, जैसे क्यूटी कार्बन 613, जैसे क्यूटी कार्बन 614। इस प्रकार से इसके डिफरेंट मास नंबर्स मिलते हैं। क्योंकि इन सब में आप देख पाएंगे एटॉमिक नंबर मैंने सेम लिखा है, तो प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, प्रोटॉन्स की संख्या एलिमेंट की पहचान कर रही है। इस वजह से चारों क्यूटी और दोनों सोडियम का सेम है। बहुत बढ़िया बात है। जैसे प्राणदायक ऑक्सीजन 816 होती है, वैसे ही प्राणदायक ऑक्सीजन 815 भी होती है। अच्छा, 18 भी होता है ऑक्सीजन, खैर। नाना पाटेकर 714 होते हैं और नाना पाटेकर 715 भी होते हैं। तो आप देखें इन सब में 7 7 आ रहा है, इन दोनों में 8 8 आ रहा है।
तो ये जो सेट्स आप बना पा रहे हैं, सेट कौन से, ये सोडियम राजकुमार के Qt के 4, 2 ऑक्सीजन के मैंने बना के दिए, 2 नाना पाटेकर नाइट्रोजन के बना कर दिए। तो ये सब एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स में आपको मिलेगा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अच्छा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब एलिमेंट भी डिफरेंट है। सर ये कैसे पता आपको? अरे अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में यही तो देखा था कि एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की पहचान होती है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मगर मास नंबर सेम। एटॉमिक मास सेम नहीं बोल रहा हूं, मास नंबर सेम बोल रहा हूं, ठीक है ना? मास नंबर सेम, बहुत बढ़िया बात। मास नंबर सेम यानी कि Z डिफरेंट होगा और A सेम होगा। देखकर अच्छा लगा। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए राजकुमार सोडियम लिया 24 वाला और मंगू अपना है 12 और 24 रेगुलर आइसोटोप, तो इनको देखें आप, इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, ये देखें, लेकिन इनके मास नंबर जी जान से सेम आ रहे हैं। आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये आइसोबार्स कहलाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे 7n14 नाना पाटेकर, जैसे कार्बन 614, ये भी एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। जैसे ऑक्सीजन 815, जैसे नाना पाटेकर 715, आइसोबार्स हैं। ठीक। जैसे कैल्शियम 2040 और जैसे आर्गन 1840, ये भी आइसोबार्स हैं। बहुत बढ़िया बात। इनके अलावा भी कुछ और परिभाषाएं होती हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप दो चार और भी देख सकते हैं, है ना? लगाने को झड़ी लगाई जा सकती है, पर समय अपने पास कम है। इन दो बदतमीज टॉपिक्स के बाद एक नया टॉपिक आता है, मैं आपको बताता हूं, दैट इज आइसोटोन्स। क्या चीज बेटा? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एलिमेंट सेम ना हो। एलिमेंट इज डिफरेंट। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात। न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम करनी है ना? ना प्रोटॉन्स ना टोटल, न्यूट्रॉन सेम करना है। न्यूट्रॉन सेम करते हैं, आओ देखो ध्यान से देखो। इन्हीं एग्जांपल्स में ही आपको छटकर मिल जाएगा। जैसे देखना ध्यान से, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो मेरे हिसाब से इस वाले केस में 12 आ रही है। आ रही 12। मंगू के केस में देखो, मंगू के केस में भी 12 और 24 12 आ रही है। यानी कि राजकुमार सोडियम और मंगू अपना 12 और यहाँ पे 24। यहां पर अगर डिफरेंस निकालोगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 आएगी। यहां पर जो डिफरेंस तो यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो भी न्यूट्रॉन्स आएंगे और 12 ही आएंगे, है ना? ए और जेड का जो डिफरेंस होता है वही तो भैया न्यूट्रॉन्स होता है, और न्यूट्रॉन्स तो दोनों में 12 दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया बात, सुंदर बात, अच्छी लगी। अच्छा ध्यान सुने, अगर आप इस तरह से इस एग्जाम्पल में देखेंगे 7 और 8 15 होता है, और इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो 8 और 8 16 होता है। अच्छा, तो यानी कि ऑक्सीजन 8 16, यानी कि यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या 8 है, और नाना पाटेकर 715, यहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या फिर से 8 है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। तो डिफरेंट आइसोटोप्स उठाइए डिफरेंट एलिमेंट्स के, और उन्हें कंपेयर करिए, देखिए किन में आ रहे हैं, है ना? थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। अगला बताइए क्या है? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम मिल रहा है। इन दोनों, इसमें भी डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की। ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें N/P रेशियो भी एक चीज होता है ना? उसमें एक चीज बाइंडिंग एनर्जी भी होती है। अब बात आती है कि N/P रेशियो क्या है और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और एक चीज आती है जिसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये भी एक बात है। खैर, इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये बताते हैं हमें कि
यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, इसको इरेज कर दें, इसको भी इरेज कर दें, ये ठीक है अब, है ना। इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसी न्यूक्लियस का यहां पे न्यूट्रॉन और यहां पर प्रोटॉन प्लॉट कर रहे हैं, और इस प्रकार से हमको यहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसको हम 45 डिग्री का ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक, 45 डिग्री कर्व, कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन से भी है ना। तो जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस, वो इस लाइन के इर्द गिर्द होते हैं, और समय के साथ वो ग्राफ ऐसे पाए जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, इस दुनिया में जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सब के हमने आइसोटोप्स ले लिए, और वो सारे आइसोटोप्स के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या के अकॉर्डिंग उनको ग्राफ में प्लॉट कर दिया कि कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स है, सब में ये निकालो और कोऑर्डिनेट्स बना दो। तो देखने में पता चला कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या कम थी, ये पोर्शन लाइटर न्यूक्लियाई, उनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो है 1:1 के बराबर का है या आसपास का है, तो वो बहुत स्टेबल है। और बाद में जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं उन सब में आप देखें न्यूट्रॉन्स तेजी से बढ़े हैं पर प्रोटॉन्स तेजी से नहीं बढ़े हैं। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए और प्रोटॉन्स कम होने चाहिए, तब वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। यानी कि n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 में हैवियर न्यूक्लियाई स्टेबल है, और n/p रेशियो नियरली इक्वल टू 1 में लाइटर न्यूक्लियाई स्टेबल है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ही है, इसकी बहुत कोई डिटेल्ड थ्योरी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, सब क्या होता है, ध्यान सुनो। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लिखा गया अट्रैक्ट ईच अदर। भैया कौन सी फोर्स से, बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बढ़िया बात। कितनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कितनी, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा, ऐसा मानकर चलो कि अगर कोई ग्रेविटी की फोर्स है तो ग्रेविटी की फोर्स से 10⁻40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसे हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण से ये सब एक दूसरे को बाइंड करके रख पाते हैं। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे नाम दिया जाता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये क्या बकवास है, बहुत कठिन नाम लिख दिया आपने। कुछ कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। आइंस्टीन साहब कहते हैं इस दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ है ही नहीं। न्यूक्लियस के दौरान एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में और मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो लिखा जाता है कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल हैं। अच्छा, कैसे, मतलब ये एनर्जी है और कहा जाता था एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली इस एनर्जी को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम किसका फॉर्मेशन कर रहे हो बेटा, मास का। एनर्जी डिस्ट्रॉय करोगे मास का फॉर्मेशन होगा, और अगर तुमने मास को डिस्ट्रॉय किया तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड मास ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट सम ऑफ mass of sum of mass and energy किसी आइसोलेटेड सिस्टम का सच एज यूनिवर्स इक्वल टू कांस्टेंट। जहां मैंने यूनिवर्स लिखा है इस जगह पर अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम लिख दें नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। अच्छा, तो फिर सवाल पूछा गया आइंस्टीन साहब से, भैया बताओ एनर्जी और मास आपस में कैसे रिलेटेड। तो इन्होंने कहा E = mc²। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना।
E for energy, M for mass, and C is the speed of light. Speed of light in vacuum also, है ना? कई बार हम लोग वैक्यूम लिखना भूल जाते हैं या गौर नहीं करते। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में नहीं, वैक्यूम वाली ही लेनी है। तो क्या है इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू आप कुछ डालिए। जैसे मान लो हमने 1 किलो डाला, तो पुट m इक्वल टू 1 किलोग्राम, पुट c इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, वट। ये वैल्यू सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा जूल में, अगर इस 1 किलोग्राम मास को खत्म किया गया तो इतनी एनर्जी बनेगी। ये मतलब है इसका। आप 1 ग्राम डालिए, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करिए और इसे सॉल्व करिए, वट एवर यू विल गेट, उतनी एनर्जी इतने मास को डिस्ट्रॉय करने पर बन जाएगी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर इतनी एनर्जी खर्च करोगे तो इस रिलेशन में एनर्जी की वैल्यू डालने पर मास निकल आएगा कि कितना मास बन सकता है। एंड वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कन्वर्जन। ये सिर्फ थ्योरी में नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स में भी है, जिसमें कि पार्टिकल और एनर्जी का आदान मतलब इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा फैक्ट आपको बताता हूं, छोटी कैलकुलेशन। इफ मास इज इक्वल टू 1 AMU। अब साहब AMU मत पूछना, AMU का मतलब होता है 1/1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप जो है, उसके एक एटम का जो मास है वो 1 AMU कहलाता है। अब क्या कहा गया, ध्यान सुनो। इफ मास इज 1 AMU, then energy would be 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने इसे जूल में नहीं निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है। अच्छा, इससे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि एनर्जी इक्वल टू 931.5 इंटू जितना मास तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, और यूनिट क्या बन जाएगी बेटा इसकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कभी कन्वर्जन आ जाए ना गलती से, तो बेटा यही कराना, बड़ा शॉर्टकट मेथड है। ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले से कोई भी सवाल लग जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है भैया, न्यूक्लियस के अंदर भी तमाशा चल रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ध्यान सुनना। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, ये अपने मासेस को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो जिस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, रिलीज हो गई, वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और इस कारण से हमारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ रहकर स्टेबल हो जाते हैं। तो जो लोग जितना ज्यादा अपने मास को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, उतने ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के दो तरह के मास हो गए। न्यूक्लियस का एक मास हो गया एक्सपेक्टेड मास। साहब ये क्या बात है एक्सपेक्टेड मास? अरे सोचो, तुमसे अगर पूछा जाए कि भैया न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो तुम कहोगे सुनो, जेड प्रोटॉन्स थे उसके पास, तो एक प्रोटॉन का मास इंटू जेड। A-Z न्यूट्रॉन्स थे उसके पास, तुम जानते हो ना, ए टोटल होता है, जेड प्रोटॉन्स होते हैं, तो टोटल में से प्रोटॉन्स घटाओगे तो न्यूट्रॉन्स बचेंगे। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अगर तुम ध्यान से देखो, तो प्रोटॉन्स का टोटल मास और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास अगर ऐड कर दिया जाएगा, तो यही तो मास बनना चाहिए हमारे न्यूक्लियस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसे एक्सपेक्टेड बोला। एक चीज हुई रियल मास। अब रियल मास की जगह लिखा जाता है मास ऑफ न्यूक्लियस, जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, कैलकुलेट करके नहीं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपेरिमेंटली मास निकालने से क्या हुआ, ध्यान सुनो। पाया ये जाता है कि जो रियल मास है वो हमेशा कम है एक्सपेक्टेड मास से। तुरंत बच्चा कहेगा ये कैसे हो सकता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जितना मास है उतना ही तो न्यूक्लियस का बनना चाहिए, तो न्यूक्लियस का मास कम कैसे हो गया? वो बेटा इसी तरह हो गया, ये कि न्यूक्लियॉन्स ने अपने मासेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में, और उस एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिससे वो स्टेबल हो गए। तो इन न्यूक्लियॉन्स में से कुछ मास हटाकर रिलीज कर दिया गया, तो टोटल जो न्यूक्लियस का मास होगा वो पहले से कम ही आएगा। अच्छा, तो ये जो डिफरेंस है, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। मतलब
अगर मैं कहूं कि मास डिफेक्ट क्या है, तो मास डिफेक्ट का मतलब होगा एक्सपेक्टेड मास माइनस रियल मास। तो जितना मास का डिफरेंस आया है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स में, उसको मास डिफेक्ट कहा गया। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा, अर्थ ये निकलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है। जितना ज्यादा एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उतना ज्यादा ही न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। यानी मास डिफेक्ट के बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात पल्ले पड़ रही है? मास डिफेक्ट के बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेड मास देखो, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन माइनस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये हो गया साहब, ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। पल्ले पड़ी बात? जी हाँ। अच्छा, ये मास डिफेक्ट से हुआ क्या? सब बच्चों ने तुरंत कहा कि सर ये मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी रिलीज कर दी गई है, और जो एनर्जी रिलीज की गई उसे कहा गया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियॉन्स come close together and bind the nucleus। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स के पास आकर न्यूक्लियस बनाने के समय पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो क्या कहलाई थी? बाइंडिंग एनर्जी। जैसे बॉन्ड एनर्जी केमिस्ट्री में डिफाइन करते हो वैसा ही है ये। तो अगर न्यूक्लियस दूर दूर थे, उन्हें क्लोज लाकर इतनी एनर्जी रिलीज कर दी गई, तो जब इनको वापस से उतनी एनर्जी खिला दोगे तो ये वापस से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से इन्फिनिट पे आ जाएंगे। जवाब है हाँ। तो हम देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate all nucleons from each other। एक दूसरे से दूर करने में जितनी एनर्जी खर्च होगी। बढ़िया बात। अब ये बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी कैसे? उसी मास डिफेक्ट से, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी, और डेल्टा एम की जगह क्या आ गया बेटा? मास डिफेक्ट। तो जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, एनर्जी से मास बन रहा था, मास एनर्जी बन रही थी, वही काम यहां पे, क्योंकि यहां भी न्यूक्लियस के अंदर मास कन्वर्ट हो रहा था एनर्जी में, और हमने कन्वर्जन वाला फैक्टर लगा दिया। खेला खत्म, पैसा जम, मजा आ गई यार। और ये बात में मजा आना चाहिए। अच्छा ठीक। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, ऐसा सोचना है। अच्छी बात, अच्छी बात है। फिर एक नया शब्द आता है, ध्यान सुनो क्या नया शब्द आता है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी अभी आपने सीखी ली। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर का मतलब अपॉन, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर। याद रखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये बता रही है कि हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। एक तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, उसको डिवाइड कर दो ए से। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होगी। याद रखो, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चों को लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है। बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी है। पर न्यूक्लियॉन वाली बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट है। देखो, वाई एक्सिस पे हम कुछ ग्राफ प्लॉट करके तुमको दिखा रहे हैं। काम की चीजें, ध्यान सुनना। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये है मास नंबर यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें थ्योरी का कोई रोल नहीं है। ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। कुछ इस तरह का मतलब इस डिजाइन का आता है, कोई गारंटी नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ये जो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये पीक वैल्यू है, और ये पीक वैल्यू जो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। यहां पर आंसर आता है 56, और ये जो है वो आयरन 2656 के लिए होता है। यानी आयरन का न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है। एटम की बात नहीं कर रहा हूं, आयरन का न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है। बढ़िया बात।
इसमें और भी इंटरप्रिटेशन है, पर वो 10th क्लास के नहीं है, इसलिए मैं इसमें बोलूंगा नहीं, टाइम वेस्ट भी होगा। और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिस्से की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इस हिस्से की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन पर कम है, तो ये फिजन रिएक्शन शो करते हैं और ये फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। जिस हिस्से की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं देते हैं। ठीक। तो जो नहीं बोलना था वो बोल भी दिया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपने कोर्स का नहीं है, काफी आगे का है, तो उसे लीव करना पड़ेगा। ये सारा तमाशा पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अग्रसर होते हैं नए टॉपिक के लिए। नए टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस, दो प्रकार के रिएक्शंस हैं। पहली है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और दूसरी है इंड्यूस्ड रिएक्शंस। ध्यान से सुने, स्पॉन्टेनियस शब्द केमिस्ट्री में अलग सेंस के लिए यूज होता है और यहां फिजिक्स में अलग सेंस के लिए यूज हो रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो कांट बी कंट्रोल्ड। अगर ये कंट्रोल नहीं की जा सकती तो खुद इन्हें जनरेट भी नहीं किया जा सकता। और इंड्यूस्ड रिएक्शंस वो होती हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, कैन बी कंट्रोल्ड। एक बात याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस का ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ इसी जगह है, बाकी कहीं भी स्पॉन्टेनियस का ये अर्थ नहीं है। अच्छा, हम लोग स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ आते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह के रिएक्शंस हैं? सबसे पहली बात, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डिके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी है कि इसे क्या नाम दिया जाएगा भैया? रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा, कुछ कुछ न्यूक्लियस हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह का डिके करते हैं। डिके करने का मतलब इनमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसका अर्थ यह है कि कांट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और कंट्रोल्ड एनीवेज। किसी कीमत पर, किसी तरीके से, किसी मेथड से इस तरह के स्पॉन्टेनियस एमिशन को रोका, स्टार्ट या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसे रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव एमिशन या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कुछ पार्टिकल्स का इसमें एमिशन हो रहा है। ये पार्टिकल्स कौन से हैं? तो ये तीन तरह के पार्टिकल्स ही एमिट होते हैं और वही तीन तरह के पार्टिकल्स के एमिशन को नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिव एमिशन, रेडियो एक्टिव डिके। पहले पार्टिकल का नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल को नाम दिया गया बीटा पार्टिकल और तीसरे पार्टिकल को नाम दिया गया गामा पार्टिकल, गामा डिके। तो अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो नाम दिया जाता है अल्फा डिके हो रहा है, बीटा निकलता है तो नाम देते हैं बीटा डिके हो रहा है, गामा निकलता है तो नाम देते हैं कि गामा डिके हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये पहचानना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल कौन है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि हम पहचान पाए कि न्यूक्लियस में चेंज कैसे आ रहा है। तो सबसे पहला नाम आता है बेटा हमारे प्यारे अल्फा पार्टिकल का। अभी अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स का गुच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, बस दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो अगर इनका मास देखें तो वो नियरली 4 AMU के बराबर आएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स उसके पास हैं। तो मिला के 4 लोग हैं, तो मास नंबर 4 बनता है। तो देखने सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे मास नंबर 4 आने वाला है। ठीक है, चार्ज को अगर हम देखें तो वो प्लस का 2E आने वाला है, क्योंकि दो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं हीलियम लेता तो 2He4 होता। इसके पास भी दो प्रोटॉन्स थे, दो न्यूट्रॉन्स थे, लेकिन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स भी थे। और अगर मैं उससे नोच लूं, हटा दूं, तो हीलियम +2 का एटम बन जाएगा। हीलियम के पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लुटने के बाद ये सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा।
तो हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल लगभग एक ही जैसे लोग हैं। यानी कि अगर तुम अल्फा पार्टिकल के विषय में सोचते हो तो तुम सोचो कि जैसा हीलियम का न्यूक्लियस होता है ठीक वही अल्फा पार्टिकल भी होता है। अच्छा, तो मान लो कोई एक्स था जिसके नीचे जेड था, ऊपर ए था, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ये बन गया वाई। सर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि दो प्रोटॉन निकल गए, प्रोटॉन के निकलने से दो की कमी, और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन यानी ओवरऑल चार निकले तो ऊपर से चार की कमी। तो याद रखने वाली बात, अल्फा पार्टिकल के निकलने से नीचे दो की कमी और ऊपर चार की कमी आती है, यानी कि एटॉमिक नंबर में दो कम और मास नंबर में चार कम हो जाते हैं एक अल्फा पार्टिकल निकलने से। ऐसा याद रखना है। बहुत बढ़िया बात। अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो अप टू 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से एमिट होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अल्फा पार्टिकल इस स्पीड से होते हैं, कहा जा रहा है इतने स्पीड तक एमिशन हो सकता है। ठीक, बढ़िया बात। इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन पावर वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं। और सोचो कि एक ट्रक चल रहा है, 100 साइकिलें खड़ी हैं, ट्रक का बस ब्रेक फेल हो गया तो ट्रक उड़ाते हुए 100 साइकिल को उड़ा देगा। ठीक वैसे ही अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर सामने आते हैं तो जिससे टकराएगा उसे अपने एटम से बाहर कर देगा, तो गैस को आयनाइज कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। पेनिट्रेशन पावर लो होती है। तो बीटा पार्टिकल की चर्चा कर लेते हैं आप। बीटा पार्टिकल्स कौन है? बीटा पार्टिकल्स को आपको ऐसा समझना चाहिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर ये वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काट रहे थे। ये अभी फ्रेशली प्रिपेयर किए गए हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन न्यूक्लियस और बाद में उन्हें एमिट कर दिया गया है, एंड देन एमिटेड। अच्छी बात है। कैसे प्रिपेयर हुए तो बताते हैं आपको। एक प्रोटॉन सॉरी एक न्यूट्रॉन खत्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। इस इलेक्ट्रॉन को जंप मार के एमिट कर दिया जाता है, और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन ही हम लोग बीटा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें तो पहले न्यूट्रॉन पिक्चर में था तो प्रोटॉन नहीं था, कन्वर्ट होने के बाद प्रोटॉन पिक्चर में है, न्यूट्रॉन ने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है और मैं नहीं। इसका मतलब मास नंबर में नो चेंज, क्योंकि जब न्यूट्रॉन था तो भी मास नंबर एक काउंट हो रहा था, प्रोटॉन नहीं था। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में तो मास नंबर तो अभी भी प्रोटॉन की वजह से काउंट हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन बनने से एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो ये सब अगर समझ आया तो ठीक, और नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो, जरूर आ जाएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एक्स है, इसके नीचे जेड ऊपर ए है, और आप इससे कोई एक बीटा पार्टिकल एमिट करा के इसे वाई बना रहे हैं, तो नीचे एक बढ़ जाएगा और ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा आपको सोचना चाहिए। ठीक, ये हुआ। बीटा पार्टिकल जो होता है वो अप टू 98-99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से एमिट हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बीटा पार्टिकल इस स्पीड से एमिट होते हैं, जबकि ये कह रहा हूं कि इस स्पीड तक इनकी स्पीड हो सकती है। ठीक, आयनाइजेशन स्ट्रेंथ इनकी लो होती है। लो होती है किनसे? अल्फा से लो होती है। ठीक, पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। बढ़िया बात है। अगला पार्टिकल कौन है भैया आपका? अगला पार्टिकल है गामा पार्टिकल। अब साहब ये गामा पार्टिकल कौन है? गामा पार्टिकल कुछ और नहीं है, अल्फा और बीटा टाइप का डिके होने के बाद अगर कोई न्यूक्लियस एक्स है जिसका जेड और ए है, और ये बहुत हाई एनर्जी में है, हाई एनर्जी यानी कि एक्साइटेड स्टेट नाम हम लोग देते हैं। एक्साइटेड स्टेट लिख देने से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई इन एनर्जी। अच्छी बात। तो ये अपने अंदर से अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यानी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल नहीं निकालते हैं, चाहते हैं कि जो मेरे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो वैसी ही रहे, चेंज ना हो, तो ये गामा पार्टिकल्स निकालते हैं।
ये एक्स ही रहते हैं, जेड और ए में कोई चेंज नहीं आता, और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में आने का मतलब जैसे आप ग्राउंड लेवल पे आके पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लेते हैं तो लो इन एनर्जी स्टेट आ जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए तीन तरीके हो गए। पहले तो पार्टिकल्स निकाल के एनर्जी कम करो, और तीसरा है गामा निकाल के कम करो। गामा एग्जैक्टली 6 चैप्टर में जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसमें से जो गामा फोटॉन्स पढ़े हैं हम लोगों ने, वो गामा फोटॉन्स हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। तो हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं, जो एक्सरे से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है और एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी रखता है। अच्छी बात, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी जेड में नो चेंज और ए में नो चेंज। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बात। अल्फा बीटा गामा ये हो गए। अब अल्फा बीटा गामा में आप लोगों को कुछ कंपैरिजन करना है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अगर हम लोग मास की बात करें तो मास 4 AMU है ना, इसका 1/1836 AMU की प्योर इलेक्ट्रॉन है और इसका 0। चार्ज की बात करें, इसका प्लस का 2E, इसका माइनस का E, और इसमें भी कोई चार्ज नहीं है भैया, है ना। पेनेट्रेशन पावर, तो इसकी अगर 10,000 है तो भैया इसकी 100 है और इसकी 1 है। आयनाइजेशन पावर की बात करें तो इसकी अगर 10,000 है, कंपेयर कर रहे हैं बस और कुछ नहीं है, इसकी 100 है तो इसकी 1 है। स्पीड की बात करें तो याद रखिए बेटा, स्पीड क्या चीज होती है। स्पीड की बात करोगे तो इसकी अप टू 90% ऑफ सी, इसकी अप टू 99% ऑफ सी, और इसकी तो एग्जैक्टली सी होती है क्योंकि रेडिएशन यही तो है और क्या है। बढ़िया बात, अच्छा लगा। ये कंपैरिजन है, बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी जनरेट करते हैं ये लोग। गामा का बायोलॉजिकल हार्म सबसे ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे और कोई बहुत बड़ा ज्ञान देना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, और आप टेक्स्ट रीड करके भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा बोलकर इसमें कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आती है इंड्यूस्ड रिएक्शंस। इंड्यूस्ड रिएक्शंस क्या होती हैं? वो जो हम कराते हैं, तो इनमें दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक आती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और एक आती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिजन का मतलब छोटे बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना। फ्यूजन का मतलब छोटे न्यूक्लियस का आपस में क्लब हो जाना, जुड़ जाना और हैवियर न्यूक्लियस बनाना। तो पहला काम हम लोग पढ़ते हैं फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। न्यूक्लियर फिजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कि इसमें न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, और न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से जो हैवी न्यूक्लियस है कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपेरेबल न्यूक्लियाई। जैसा लिख रहा हूं वैसा याद कर लो, है एग्जाम टाइम में बहुत जरूरी है। समझा भी देता हूं कि क्या है ये, समझो। आपके पास यूरेनियम का सैंपल है 92 235। बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियस का फिजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी उन सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं क्योंकि समय कम है। तो ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव सैंपल है या एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो फिजनेबल है। फिजनेबल का मतलब अगर इस आदमी के अंदर हम लोग न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कराते हैं तो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके ये फिजन रिएक्शन शो करता है। हमने न्यूट्रॉन्स को हाई काइनेटिक एनर्जी देकर इसके ऊपर भेज दिया, तो ये इस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद एक न्यूट्रॉन खा जाएगा तो 236 टाइप का एक न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा। ये न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है, और इसीलिए यूरेनियम 236 इस दुनिया में पाया भी नहीं जाता। तीन तरह के यूरेनियम इस धरती पे पाए गए, 92 234 92 235 और यूरेनियम 92 238।
ये उनमें से है 235 वाला जिसका फिजन हो सकता है। ये स्प्लिट हो जाता है साहब। स्प्लिट होता है किसमें? क्रिप्टॉन में और बैरियम में। क्रिप्टॉन 36 56, ठीक, और बैरियम जो है वो 56 141, और साहब 3 न्यूट्रॉन्स और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये निकालता है। समझे बात को? बिल्कुल समझे बंधु, क्यों नहीं समझेंगे? तो इस तरह का कुछ सीन है। और ये एक रिएक्शन हो जाना जिसमें न्यूट्रॉन के बम्बार्टमेंट से हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट गया और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस की संख्या भैया 10⁻23 में होती है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हजारों लाखों जूल निकलेगा। मजाक की बात नहीं है। तो कुछ ग्राम ऑफ यूरेनियम ही आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता है। ये तो एक न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये फिजन रिएक्शन है। बढ़िया बात, बहुत सही। मतलब इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराए जाएंगे तब रिएक्शन होगी। हाँ, एक ही एग्जाम्पल अपने कोर्स में, ये एग्जाम्पल याद रखना है। चलते हैं अब आगे फ्यूजन रिएक्शन की ओर। फ्यूजन रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म a relatively larger nuclei। अच्छी बात। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए? 1 करोड़ केल्विन का। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1 करोड़ केल्विन के आसपास का टेम्परेचर नहीं दोगे भाई साहब तो ये रिएक्शन नहीं होगी और न्यूक्लियस नहीं बदलेगा। तो ये होता कहां है? स्टार्स के कोर में। सरफेस पे नहीं हो जाएगा। स्टार के सरफेस का टेम्परेचर 5-7 हजार डिग्री सेल्सियस होता है, ज्यादा नहीं होता है ना? इस वजह से सिर्फ कोर में होता है, क्योंकि कोर का टेम्परेचर जो है वो 1 करोड़ केल्विन के आसपास का रहता है। बढ़िया बात लगी सुन के। जैसे एक हाइड्रोजन है, सन के कोर की बात कर रहा हूं, दूसरे हाइड्रोजन से मिलते हैं तो मिलकर ये क्या बनाते हैं? 1s2, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटीरियम बनाते हैं। अब इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं बताने की इच्छा नहीं रखता हूं, क्योंकि अपने काम का भी नहीं है और समय भी कम है, बोर्ड की बातें करनी है ना? तो यहां देखोगे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। यहाँ एक प्रोटॉन है और 2 मास नंबर हो गया जिसके कारण से एक न्यूट्रॉन बन गया है। तो ये दोनों कंबाइन होके प्रोटॉन्स को कन्वर्ट कर दिए हैं न्यूट्रॉन्स के अंदर। एक प्रोटॉन प्रोटॉन रहा, दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ कन्वर्जन भी हो रहा है। मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का भी बड़ा पचेड़ा है, उस पर नहीं पढ़ते हैं। पीछे भी था जब बीटा डीके बताया था, बट मैं अभी नहीं बोल रहा हूं उस पर, है ना? तो ये ऐसे दो 1s2 मिलकर आपको 2He4 हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस देते हैं। और ये काम जब होता है तो लगभग लगभग समझ लीजिए 17 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और ये 17 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये हमें न्यूक्लियॉन्स के थ्रू, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बाहर मिलती है। और ये बात याद अगर आप रख पाए, ये 2 रिएक्शंस जो मैंने लिखी हैं, तो मानकर चलिएगा कि बोर्ड एग्जाम की सारी बातें हो जाएंगी। ये एक लेक्चर मच मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना? और भी 50 तरीके हैं, अन्य तरीके, अदर मेथड्स। और काम तो आपका हम कराते रहेंगे, परेशान ना होइए, है ना? बोला है कि कोर्स पूरा कराएंगे, फॉलो करते रहिए, व्यूज दीजिए, है ना? वॉचार्स आने चाहिए। वॉचार आने का मतलब नहीं कि वो चैनल चल जाए, मतलब सिर्फ इतना है कि पता चले कि आप देख रहे हैं। तो जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली फॉलो करिए। कोर्स तो कंप्लीट होगा चैनल पे और इन डिटेल होगा, डोंट वरी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है, वन शॉट टाइप का ही बन गया है ना? कुछ चीजें मैंने गोल की हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई हैं। अब इसके बाद चाहोगे तो एक सेशन प्रॉब्लम का भी ले लेंगे। टिल देन, थैंक यू।